हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम जो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली एपी के क्वेश्चंस करेंगे। एपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने कवर करने हैं इस पूरी वीडियो में, और इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से करके जाना। इसमें मैक्सिमम आपके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद केस स्टडी भी है एक एपी की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखना और एंड तक इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिटन में प्रैक्टिस करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नाउ हमारा जो देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो क्या है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपीआर बी सी टू बी एंड फाइंड द रेशियो ऑफ बी एंड सी। तो अगर हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि बी सी टू बी, ये 3 टर्म्स एपी में, और हमें पता है कि कोई भी टर्म्स एपी में तभी होती है जब उनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि बी सी टू बी जो है हमारे एपी में है, इसका मतलब इन सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस कर देते हैं। मतलब A2 में से A1 माइनस करेंगे और इधर से A3 में से A2 माइनस करेंगे। तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 का जो डिफरेंस होगा वो आपका सेम होगा। अब A2 हमारी कितनी दे रखी है, C, और A1 कितनी है, B। ऐसी A3 हमारे पास कितनी है, 2B, और A2 कितनी है, C। ये सारी वैल्यूज अपने इसमें पुट करी, C इधर जाके प्लस हो गया, B इधर जाके प्लस हो गया, ये आपका 2C आ गया, ये 3B आ गया। अब अगर 3 को इधर लेके जाएंगे ना तो C को इधर लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसे B अपॉन C की जो रेशियो आ गई वो कितनी आ गई, 2:3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एपी का। मेन अपने ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। अगर आपके फॉर्मूलेस, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये नहीं कि सर हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं सेम ही क्वेश्चन आएगा, डिजिट चेंज हो सकती है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होती है मैथ सारी। नाउ हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सेम उसी टाइप पर बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन ना एमसीक्यू में ज़्यादा आते हैं या 2 मार्क। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपीआर, हमारी फर्स्ट थ्री टर्म्स दे रखी है, मतलब A1 A2 A3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, मैंने कहा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये 3 टर्म्स एपी में है तो इनका कॉन्सेप्ट भी वही होगा कि A2 माइनस A1 का जो डिफरेंस है वो A3 माइनस A2 के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो वही सेम, आपके पास A1 A2 A3 तीनों टर्म्स दे रखी है, तो A2 में से A1 माइनस कर दो, इधर से A3 में से A2 माइनस कर दो। बस ब्रैकेट का यूज़ करके चलना, क्योंकि माइनस के केस में आपको पता साइन चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो साइन की गलती हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करना, साइन चेंज कर देना, और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप देखो सॉल्व करके y की वैल्यू कैलकुलेट करने। इतना तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो कोशिश करेंगे हम क्विक रिवाइज करेंगे, और आप स्टेप बाय स्टेप बस समझते जाओ और एक बार इनकी रिटन प्रैक्टिस करके रखो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड। एंड एंड मतलब समझ गए ना, पीछे से, बैक से हमें 9 टर्म निकालनी है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए टूवर्ड्स लास्ट, मतलब एन की जगह अगर आपके पास ऐसे लास्ट भी लिखा हो, बात एक ही है, लास्ट में से हमें कोई टर्म निकालनी है, तो एक फॉर्मूला याद रखना, एन टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। बस ये फॉर्मूला याद रखो। एल फॉर लास्ट टर्म जो हमें दिया हुआ है 185, फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 5, वो जो हमें नीड नहीं है। एन कितना है हमारा 9, 9 टर्म निकालनी है। डिफरेंस 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4, जो हमने पुट कर दिया इसके अंदर। यहाँ से इसको सॉल्व किया, कितना आ गया 153। तो 9 टर्म फ्रॉम द जो एंड हो गई वो हमारी कितनी हो गई 153। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल, ये कह लो फाइंड द नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 999। 101 और 999 के बीच में हमें नेचुरल नंबर फाइंड करने हैं। ऐसे नेचुरल नंबर फाइंड करने हैं
विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5, जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। देखो हमारा जो सबसे फर्स्ट डिजिट का जो नंबर बनता है ना 2 डिजिट का, जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो सकता है, वो है 110। फिर ऐसी 120, ऐसी 130, और लास्ट हमारा 990 ऐसा नंबर है जो 2 और 5 दोनों से, हमें ऐसा नंबर देखना जो दोनों से डिविजिबल हो। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एपी बना देंगे। अब ए पता है, डी पता है, लास्ट टर्म ए एन को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, वो भी हमारे पास गिवन है। तो बस ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करो। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है एन निकालना है, ए एन भी दे रखी है, एन हमें निकालना है। फर्स्ट टर्म हमें पता लग गया, कॉमन डिफरेंस हमें पता लग गया। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करो, हमारे पास आंसर आ गया। तो मतलब यहाँ से जो उन दोनों के बीच में जो नेचुरल नंबर्स हो गए वो 89 नेचुरल नंबर्स हो गए, जो 101 और 999 के बीच में क्या करते हैं, लाए करते हैं। तो बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन, डिजिट चेंज हो जाएगी, कंसेप्ट यही रहेगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, कि एपी की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। एपी की कौन सी टर्म, मतलब ए एन 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। एपी की कौन सी टर्म मतलब ए एन विच इज़ इक्वल टू 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो 54 टर्म में 132 ऐड कर दिया, ए एन की जगह ए एन का फॉर्मूला लगा दिया। ए 54 को आपको पता है आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस 53d। बस इसमें आपने ए और डी की, इस पूरे स्टेप में ए और डी की वैल्यू डालनी है, एन की वैल्यू तो हमें निकालनी है। बस ब्रैकेट खोलते जाओ स्टेप बाय स्टेप, देखो एक एक स्टेप को ध्यान से पढ़ो, एक एक स्टेप को ध्यान से पढ़ो, सॉल्व करते जाओ, आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू 65 आ जाएगी, मीन्स एपी की 65th टर्म जो होगी वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। वो डिजिट कोई भी दे सकता है, कोई भी टर्म किसी से ज़्यादा होगी। मेन है कि आपका ये इक्वेशन जो बनाई है ना, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ए पी की कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होगी, बस यही था इस क्वेश्चन में। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होती हैं, बस उसकी डिजिट चेंज होती जाएगी, कॉन्सेप्ट्स वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है if 7 times the 7th term of AP is equal to 11 times its 11th term, then find the 18th term, या बोले 18th term प्रूव करोगे, उसका आंसर 0 आना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला 7th टर्म का 7 टाइम्स, तो 7 टर्म को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो 11th टर्म के 11 टाइम्स के इक्वल है। तो A7 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 6D। A11 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 10D। बस यहाँ से हमने 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा, इधर 11 को, मतलब ब्रैकेट्स खोले, उसके बाद यहाँ से हमने 11 है, इधर जाके माइनस हो गया 42D। ये हमारा 42D जो है, एक सेकेंड, ये 42 आपका D है, राइट। तो ये हमारा माइनस हो गया, ये माइनस करा, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लो, ये 4 इधर जाके 0 बन जाएगा। A प्लस 17D इज इक्वल टू 0 आया, और हमें पता है जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, जब A18 आता है तो A18 को हम A प्लस 17D लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आया A प्लस 17D, और हमें पता है हम A प्लस 17D को क्या लिख सकते हैं, A18। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, A18। तो A18 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये प्रूव हो गया कि A18 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच टर्म ऑफ द एपी हमारी मिक्स फ्रैक्शन में दी है, ये लाइन ध्यान से समझना, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर क्वेश्चन आए ना एपी की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव होगी, कौन सी टर्म मतलब एन निकालना है। नेगेटिव टर्म तभी होती है जब हम 0 से पीछे जाते हैं, मतलब नेगेटिव साइड। तो एपी की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव होगी, हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में लिखेंगे ए एन लेस देन 0, मतलब इक्वल टू की जगह लेस देन का साइन आ जाएगा। ए एन का फॉर्मूला भी रहेगा, बस बीच में लेस देन का साइन चलेगा। कैलकुलेशन वैसी होगी, बस इक्वल टू की जगह लेस देन का साइन चलेगा। ए की वैल्यू हो कोई 20, डी की वैल्यू देखो हमने यहाँ पे निकाली मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके, डी निकल गया -3/4। फिर हमने ब्रैकेट्स ओपन करे, एलसीएम लिया, ये 4 इधर जाके 0 हो गया,
यहाँ से हमने सॉल्व करते हुए आंसर आ गया 27.6। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको आंसर डेसिमल में आए तो आपको हमेशा उसको राउंड ऑफ में देना है और हमेशा उसका नेक्स्ट होल नंबर लेना है। जैसे 25.6 का जो नेक्स्ट होल नंबर होगा वो 28 होगा, तो आपको पॉइंट में नहीं छोड़ना सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन के, क्योंकि एन कभी आपका नेगेटिव या फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं हो सकता, लेकिन इस टाइप के अंदर हमेशा आपको राउंड ऑफ करके ही छोड़ना है, क्योंकि इस टाइप के मोस्टली क्वेश्चन मैंने देखे हैं डेसिमल में आते हैं, लेकिन आपको उसको राउंड ऑफ करके ही छोड़ना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी का, मैं हर क्वेश्चन जो भी आपको बोल रहा हूँ ना इम्पोर्टेंट है। फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब हमें ना मिडल टर्म निकालनी है, और मिडल टर्म नहीं, मिडल टर्म का सम निकालना है। तो जब भी ऐसे मिडल टर्म वाले क्वेश्चन आए ना तो क्या करना है, देखो सबसे पहले ना आपको देखना है ए क्या है, क्वेश्चन के अंदर डी निकाल लो फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके। उसके बाद नॉर्मली एन एन टर्म का फॉर्मूला यूज़ करो और वहाँ से ना स्टेप बाय स्टेप करके ना सबसे पहले ना किसी तरह एन की वैल्यू निकालो। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है बस। ना हमने एन की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू क्या आई थी 18। तो आपने जब भी एन की वैल्यू है ना 18 हमारा जो है वो इवन नंबर है, तो इवन के केस में ना एक फॉर्मूला याद रखना n/2 एंड n/2+1। जब इवन का केस आए, जब एन की वैल्यू इवन नंबर आ जाए इस मिडिल टर्म वाली टाइप में, तो एन की वैल्यू 18 आई तो 18/2 नाइन्थ टर्म, 9+1 करोगे 10th टर्म। अब हमें देखना है हमारी A9 और A10 क्या है, हमारी मिडिल टर्म निकली नहीं है, हमें पता लग गया मिडिल टर्म कौन सी होगी, अब हमें वो टर्म निकालनी है। तो A9 और A10, A9 को आप लिख सकते हो A+8D और A10 को लिख सकते हो A+9D। और हम इन दोनों का सम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था मिडिल टर्म का सम निकालना है। अगर बोला होता खाली मिडिल टर्म निकालनी है तो A9 और A10 निकाल के छोड़ देते, बस क्वेश्चन में बोला है कि मिडिल टर्म का सम निकालना है, इसलिए हम मिडिल टर्म मतलब A9 और A10 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब हमने इसको ऐड करा तो ये A+A 2A बन गया, ये 17D हो गया। अब A और D की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, वो वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास मिडिल टर्म का जो सम हो गया वो 3 हो गया। मिडिल टर्म हो गई 9 और 10, बट जो मिडिल टर्म का सम हो गया वो हो गया आपका 3। तो ये मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करके जाना है इनको। देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी हमारा मिडिल टर्म पे है, बट वो ऑड का केस है। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11th टर्म ऑफ एपी। हमें 11 टर्म का सम निकालना है, बट मुझे सम तो निकालना है, लेकिन सम निकालने के लिए कुछ और चीज़ें गिवन होनी चाहिए। और क्वेश्चन में लिखा है मिडिल टर्म दी हुई है, हमें मिडिल टर्म दी हुई है अब, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 11। नंबर ऑफ टर्म्स 11 का मतलब ये हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर में हमेशा याद रखना मिडिल टर्म का एक फॉर्मूला होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। n कितना था 11, तो 11+1/2 12, 12 को 2 से डिवाइड करा कितना आ गया 6। इसका मतलब हमारे पास ये जो मिडिल टर्म थी ना वो 6th टर्म हमारी मिडिल टर्म हो गई। तो हमें पता लग गया मिडिल टर्म कौन सी थी, हमने पहले मिडिल टर्म निकाली और वो मिडिल टर्म थी 6, और जो हमें दे रखी थी 30। तो A6 को हमने 30 के इक्वल रखा, वहाँ से हमने क्या करा, एक ये इक्वेशन बना ली। अब हमें सम दिया हुआ था, हमें सम निकालना था 11 टर्म्स का, तो हमने सम का फॉर्मूला यूज़ करा, n की जगह हमने क्या पुट कर दिया 11। देखो ध्यान से जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये A+10D आ गया। यहाँ से फिर हमने क्या करा, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, वो बच गया A+5D। अब ध्यान से देखो A+5D की वैल्यू हमने क्या निकाली थी इक्वेशन नंबर 1 में 30, उसकी जगह डाल दिया हमने 30 इंटू 11 करा कितना आ गया 330। इसका मतलब हमारे पास 11 टर्म्स का जो सम हो गया वो 330 हो गया। क्वेश्चन में सबसे पहले मिडिल टर्म दी हुई थी, हमने और मिडिल टर्म जो हमें दी हुई थी उससे हमने पहले एक इक्वेशन बनाई, और उससे भी पहले हमने देखा कि टर्म्स कितनी है 11 थी। 11 मतलब ऑड नंबर, जब भी ऑड नंबर आए तो ये फॉर्मूला याद करना n+1/2, इससे आपको पता लगेगा कि मिडिल टर्म क्या है। फिर उस मिडिल टर्म को हमने 30 के साथ इक्वेट करा, एक इक्वेशन बना दी, फिर सम का फॉर्मूला यूज़ करके वहाँ से हमने क्या करा 11 टर्म्स का सम कैलकुलेट कर दिया। तो 2-3 बार समझने की कोशिश करना, आएगा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर lie between 10 and 300 which when divided by 4 leave a remainder 3।
क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर, मतलब n निकालना है। हमें 10 और 300 के बीच में ऐसे नंबर निकालने हैं जिनको अगर हम 4 से डिवाइड भी कर दें तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए। तो पहले आप देखो 10 के बाद पहला ऐसा नंबर कौन सा है जो 4 से डिविजिबल होता है, वो होता है आपका 12। आप 12 में से ना एक नंबर माइनस कर दो, कितना आता है 11। अब 11 को ना आप 4 से डिवाइड करके देखो, 4 2 ज़ा 8, ये आ जाएगा रिमाइंडर 3। तो 11 एक ऐसा नंबर हो गया जिसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो पहला नंबर क्या हो गया 11। अगला 4 का डिविजिबल होता है 16। 16 में से एक नंबर माइनस करो, हमेशा एक नंबर माइनस कर दो। जो भी डिविजिबल बाय बोला है, जिससे भी डिवाइड करना है वो नंबर सोचो और उससे एक नंबर माइनस कर दो। तो अगला नंबर होगा 16। 16 में से एक माइनस करो 15। फिर ऐसे ही करते करते आपके पास एपी बन जाएगी। लास्ट नंबर हमारा 4 का डिविजिबल क्या होता है 300। 300 में से एक नंबर माइनस करो 299, क्योंकि इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे ना तो आपका रिमाइंडर आएगा 3। अब हमें ए पता लग गया, एपी बन गई, ए पता लग गया, डी पता लग गया, और लास्ट टर्म मतलब ए एन पता लग गई। ए एन का फॉर्मूला यूज़ कर दो, फिर वहाँ से आप एन की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, तो ये आपके पास एन की वैल्यू आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। हाउ मेनी का मतलब वही एन निकालना है। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180। सम दे दिया, सम, तो मतलब हमें सम दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, एक्सप्लेन डबल आंसर। अब डबल आंसर का मतलब क्या है वो भी आपको समझ आ जाएगा आगे, चलो देखें। अब ए पता है, डी निकालनी है, सम दिया हुआ है 180। तो पहले आप सम का फॉर्मूला यूज़ करो, एन की वैल्यू छोड़ दो क्योंकि एन की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में देखो जब आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे, एक एक स्टेप को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में ना एंड में जाके ना आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना, एन की आपके पास देखो दो वैल्यूज आएंगी 6 और 10। डबल आंसर का मतलब सिर्फ यही है कि एन की दो वैल्यूज आएंगी, मतलब दो आंसर देने हैं, और इन दोनों आंसर का मतलब ये हो गया कि 6 टर्म का जो सम है वो 10 टर्म्स के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो डबल आंसर का मतलब कुछ और है नहीं, बस सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक के बाद नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो और एन की दो वैल्यूज निकाल दो, जो दो वैल्यूज आएगी वो हमारा डबल आंसर आएगा। और आखिरी में हो सके तो ये लाइन लिख दो, सम ऑफ 6 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 10th टर्म। इस क्वेश्चन का मतलब हमारा जो अगला क्वेश्चन है एपी का, फाइंड द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9। देखो एपी निकालने के लिए आपको दो चीज़ें हमेशा चाहिए, ए और डी। हमें ए और डी नहीं दे रखी, हमें कुछ कंडीशन दी है कि जो हमारी थर्ड टर्म है ना वो 5 है और जो सेवन टर्म है ना वो 9 है। थर्ड टर्म 5 है, सेवन टर्म हमारी 9 है। थर्ड टर्म को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस 2d। सेवन टर्म को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 6d। बस लिख कर उसके बाद नीचे डिजिट्स के साइन चेंज करो क्योंकि एडिंग कर रहे हैं, ये कट जाएगा। आपके पास यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 1। डी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड जिस मर्जी में पुट करो, वहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। जब ए निकल गया, डी निकल गया, तो ए पी निकालनी बहुत आसान है। तो फर्स्ट टर्म 3 हो गई और हमें पता है जो कॉमन डिफरेंस होता है वो एडअप करते चले जाते हैं, तो 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो सो ऑन कर कर बता दो कि हमारे पास एपी क्या होगी। तो ऐसे हम एपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ना वो क्या है, टाइप है एक, टाइप समझो। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। जब भी आपको ये चेक वाली टाइप है, कोई भी नंबर चेक करना हो कि ये नंबर इस एपी के लिस्ट में आएगा नहीं आएगा, मतलब कि इसकी टीम का पार्ट है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। आपको ए पता है, डी निकाल लो। सबसे पहले ए एन वाले फॉर्मूले से ना एन कैलकुलेट करो। याद रखना जोन सा नंबर हमें चेक करना है ना कि वो इस टीम का पार्ट है या नहीं, इस लिस्ट ऑफ नंबर में आएगा या नहीं आएगा, वो हमेशा ना ए एन होता है, वो लास्ट टर्म होती है। तो इस 301 को लास्ट टर्म मान के ना एन निकाल लो। एन आपको पता है कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, अगर नेगेटिव या फ्रैक्शन में आ जाए तो इसका आंसर नो हो जाएगा। मतलब एन शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, सो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। इसका मतलब जो 301 है वो इस लिस्ट ऑफ नंबर की टर्म में इंक्लूड नहीं होगा, वो इसके अंदर नहीं आएगा। चेक का जो मतलब है वो ये है। होपफुली आपको समझ आ ही रहा होगा।
मुझे पता है आप सबने एनसीईआरटी करी होगी, आप कहोगे सर एनसीईआरटी रिवाइज करा रहे हो। एनसीईआरटी पर बेस्ड ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कराने ज़रूरी है। इस टाइप पे हमें क्वेश्चंस करने हैं और कुछ एक्स्ट्रास भी हैं। अभी आगे देखो आपको एक्स्ट्रास भी मिलेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अभी हम केस स्टडीज़ भी करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। हमें एपी निकालनी है, वही सेम चीज़। एपी निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, ए और डी। कह रहा है जिसकी जो थर्ड टर्म है ना वो तो 16 है, मतलब A3 तो 16 है। कह रहा है जो सेवन्थ टर्म है ना वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो A3 इज इक्वल टू 16, तो A3 को आप क्या लिख सकते हो, A+2D। A7 को लिख सकते हो A+6D। A5 को लिख सकते हो A+4D। बस यहीं से हमने क्या करना है, एक इक्वेशन ये बन गई। एक इक्वेशन अब देखो यहाँ से सॉल्व करोगे आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी। इस D की वैल्यू को इस क्वेश्चन नंबर 1 में, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो वहाँ से आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। जब A की वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको पता है फिर उससे AP बनाना कितना ईजी है। A4 हो गया, कॉमन डिफरेंस 6 का था, वहाँ से आप 6 6 6 ऐड करते जाओ, तो अब आपके पास आ गई AP 4, 10, 6। तो बस इक्वेशंस बनाओ, कॉन्सेप्ट्स यूज़ करो और क्वेश्चन को करते चले जाओ। हमारा अगला क्वेश्चन है AP का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ AP इज, मतलब ये हमें SN दिया हुआ है, अभी तक AN दिया होता था, ये हमें SN दिया हुआ है और कहता है थर्ड टर्म निकालो, थर्ड। जब हमें कोई ऐसे SN दिया और कोई टर्म निकालनी है तो क्या करना है, मुझे A3 निकालना है। एक फॉर्मूला याद रखना, जब भी हमें ऐसे कुछ सम दिया हो, सम दिया हो, सम, AN नहीं सम, और हमें कोई टर्म निकालनी हो, A3 A4 A10, तो एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, AN इज इक्वल टू SN-1। कब यूज़ करना है, जब हमें ऐसे सम दिया हो, SN दिया हो और हमें कोई टर्म निकालनी हो। तो देखो हम इसमें n की जगह जब हम 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A3 इज इक्वल टू S3 माइनस A2। लेकिन ये जो S3 माइनस A2 की जो वैल्यू होगी ना वो आपकी यहाँ से निकलेगी। तो इस सम वाले फॉर्मूले में जब आप S3 पुट कर दोगे तो S3 आ जाएगा, n की जगह 2 पुट कर दोगे तो S2 आ जाएगा। अगर अब ये S3 में से S2 की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो, माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा। अगर मान लो A4 निकालनी है तो SN की जगह 4 डाल दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, S4 माइनस S3 बन जाएगा। अगर आपको सपोज A4 निकालना है तो अब ये S4 और S3 की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, वो इस फॉर्मूले से निकालोगे। इस फॉर्मूले में n की जगह 4 डाल के S4 और n की जगह 3 डाल के पहले S4 और S3 की वैल्यू यहाँ से निकाल दो इस फॉर्मूले से, फिर वो S4 में से S3 माइनस कर दो तो A4 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से रिवाइज करके जाओ। ये भी हमारा NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। A sum of 700 is to be used to give us 7 cash prizes to the student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding prize, then find the value of each of the prize. मतलब 7 कैश प्राइजेस है टोटल, 7 कैश प्राइजेस का टोटल सम है 700। कहते हैं हर प्राइस की जो वैल्यू है ना, हर प्राइस की जो वैल्यू है, वो कहता है हर प्राइस की जो वैल्यू है ना वो 20 रुपीज़ प्रीवियस प्राइस से कम है। अगर मान लो एक प्राइस, पहला प्राइस आपका 100 रुपीज़ है, तो उससे उसके बाद का जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, 20 रुपीज़ कम हो जाएंगे। तो हमें ये बताना है क्वेश्चन के अंदर हर प्राइस की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास मान लिया फर्स्ट प्राइस की वैल्यू है ए फॉर फर्स्ट टर्म A1। कॉमन डिफरेंस कितना है, -20। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि लेस देन बोला है, कम बोला है उसने। सम कितना दिया हुआ है 700। कितने कैश प्राइजेस का सम है 7। तो सम के फॉर्मूले में n की जगह 7 डाल दो, इक्वल टू में 700 रख दो, और यहाँ से ना सबसे पहले आपके पास जो a है ना, a, ये जो a है फर्स्ट टर्म, ये निकल जाएगा। ए का मतलब हो गया आपका फर्स्ट प्राइस आ गया, जो आ गया 160। इसका मतलब हर कैश प्राइजेस की वैल्यू कितनी होगी, जैसे 160, फिर 140, 120, 100, 80, 60, फिर 40। तो ऐसे हमारे पास 7 के 7 कैश प्राइजेस की क्या निकल जाएगी,
वैल्यू निकल जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो और भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करके जाना है। देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, spiral is made up of 7 up to successive semicircles with the center alternatively। मतलब हमारे पास ना ये कुछ सेमी सर्कल्स है, लाइक ये L1, ये L3, नीचे से ये L2, L4, ऐसे ना ऐसे रिंग्स बनती जा रही है। हमारे पास 13 कंजेकेटिव सेमी सर्कल है और सबका रेडियस आपको दे रखा है। जैसे पहले का रेडियस 0.5, फिर 1, फिर 1.5, 0.5 का गैप चलता जा रहा है। हमें कहता है ये जो 13 कंजेकेटिव सेमी सर्कल्स है ना, हमें इनकी लेंथ निकालनी है। देखो सेमी सर्कल हो जाए या सर्कल हो जाए, जहाँ पे बात लेंथ की आती है ना, लेंथ का मतलब होता है सर्कल में सरकमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, उसका हाफ आयर मतलब πr। तो क्वेश्चन को करने का एक सिंपल मेथड है। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। पहले फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ को L1 मान लो, πr1, क्योंकि πr फॉर्मूला होता है। फिर ऐसी πr2, πr3 करते करते L13 तक πr13 हो जाएगा। अब पहला रेडियस हमारे पास क्या था, 0.5। 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया π/2। अच्छा, अगले का रेडियस मैंने लिखा 2π/2। अगर मान लो अगला हमारा रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। अगर मैं 2 से 2 काट दूँ तो खाली पाए मतलब 1 ही तो बचेगा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2π/2। ऐसे ही फिर 3π/2, 4π/2, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचेगा, ये 3π/2 तक एक पैटर्न बनेगा। इसको याद रख लो, π/2, 2π/2, 3π/2, 13π/2। तो ऐसे हमने क्या करा, पहले सबकी अलग अलग लेंथ निकाल ली। अब हमें क्या करना है, टोटल लेंथ निकालनी है। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, ये सारी लेंथ को क्या कर देंगे, ऐड। तो L1 कितनी थी, π/2, फिर 2π/2, फिर 3π/2, फिर ऐसे करते करते 13π/2। इन सब में से पहले π/2 कॉमन ले लेना, आपके पास क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सम हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लास्ट टर्म पता है 13, तो सम का एक लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला होता है n/2 a + l। तो इस फॉर्मूले में पाई की वैल्यू 22/7 डाल दो, नीचे 2 तो एज इट इज़ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें सम का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। सम का फॉर्मूला यूज़ करके उसमें वैल्यू डाल देंगे। देखो कैसे, ये देखो हमने वैल्यू डाली ए और एल की जगह, सॉल्व किया, हमारा आंसर कितना आ गया, 144। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले L1, L2, L3 अलग निकालो, फिर तीनों को ऐड कर दो और π/2 कॉमन ले लो, फिर लास्ट टर्म वाला सम का फॉर्मूला यूज़ कर दो और उसमें वैल्यू डाल के क्या कर दो, सम को कैलकुलेट कर दो। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छे से करके जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ना ज़्यादातर केस स्टडीज़ पे भी आ जाते हैं, केस स्टडी भी बन जाती है इन क्वेश्चंस पे। देखो क्वेश्चन क्या है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। हमारे पास 200 लॉग्स है, जैसे वुड के लॉग्स होते हैं ना। तो कहता है ये देखना, एनसीईआरटी के अंदर एक लास्ट एक्सरसाइज में डायग्राम दिया हुआ है इसका। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो। तो ऐसे करते करते बहुत सारे लॉग्स हमारे नंबर ऑफ रोज में हैं। फर्स्ट रो में कितना, 18, फिर 19, फिर 18, ऐसे करते करते एपी बन गई। अब ए पता लग गया, डी पता लग गया, और 200 लॉग्स का मतलब टोटल उनका सम है। यहाँ पे 200 का मतलब दोनों का सम है, तो ऐसे हमारा कितना हो गया, 200। सम का फॉर्मूला यूज़ करो, स्टेप बाय स्टेप देखो उसको सॉल्व करो। यहाँ पे जाके आपकी जो बन जाएगी ना, वो आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। फिर क्वाड्रेटिक बनने के बाद ना हम उसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे अब हम उसको आगे। यहाँ तक हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक के बाद देखो हमने क्या किया, उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी,
और n की 2 वैल्यूज़ निकाल दी। अब देखो ध्यान से यहाँ पे ना n की 2 वैल्यूज़ दोनों पॉजिटिव आई, बट दोनों में से आंसर एक होगा। ये इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है समझने वाला। हमारे पास n की 2 वैल्यूज़ निकलेगी, बट दोनों में से आंसर एक ही होगा। वो कैसे? पहले आपको A16 निकालना है, फिर एक 25 भी निकालना है। दोनों में से जब हमने A16 निकाला तो उसकी वैल्यू 5 आई, और जब A25 निकाला तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आई। अब नंबर ऑफ लॉग्स माइनस में थोड़ी हो सकते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। रोज या नंबर ऑफ लॉग्स माइनस में थोड़ी हो सकते हैं, इसलिए ये तो हो जाएगा आपका रिजेक्ट। तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ लॉग्स है ना 16th रो में, वो 5 होंगे। मतलब टोटल रॉस जो टॉप रो हो गई हमारी इस क्वेश्चन की, वो 16 हो गई। वो पूछ रहा है टॉप रो कौन सी होगी, टॉप रो भी 16 होगी, और उस टॉप रो में नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे? 5। 16th रो का मतलब टॉप रो जो होगी इसकी वो 16th होगी, और उस 16th रो में हमारे कितने लॉग्स होंगे? 5। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करके आना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। ये है हमारी एपी की सबसे इम्पॉर्टेंट केस स्टडी जो एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। इसको अच्छे से करना, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। केस बेस्ड स्टडी है, ध्यान से समझो। इन ईच रो देयर आर सम शेडेड स्क्वायर एंड अनशेडेड ट्राइंगल्स। कुछ हर रो में देखो कुछ शेडेड स्क्वायर्स हैं, कुछ अनशेडेड ट्राइंगल्स हैं। ये रेड वाले शेडेड स्क्वायर्स हैं और जो वाइट वाले हैं वो अनशेडेड ट्राइंगल्स हैं, राइट। क्वेश्चन को कैसे समझना है देखो। इस फिगर को समझने के बाद इसमें 5 रोज हैं, R1, R2, R3, R4, R5। हमें कुछ आंसर के देने, कहता है आइडेंटिफाई AP फॉर द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच रो। हमें इनमें ना एक AP बनानी है। AP किसकी बनानी है? नंबर ऑफ स्क्वायर्स की, कि सारी रोज में जितने भी स्क्वायर्स हैं ना उनकी AP बनाओ। देखो फर्स्ट रो में एक ही स्क्वायर है, सेकंड रो में 3 है, फिर ऐसे 5 हैं, फिर 7 हैं, फिर 9 है, कुछ ऐसे चल रहे हैं। डिफरेंस कितने? 1,3,5, मतलब कि 5 7 2 2 का डिफरेंस चल रहा है आपका। तो इसका मतलब हमारे पास इनमें जितनी भी स्क्वायर्स है ना, स्क्वायर्स वो 1 3 5 7 9 है, तो उनकी AP बन गई 1 3 5 7 9। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई AP फॉर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ईच रो, कि हमें देखना है हर रो में ट्राइंगल कितने हैं, उन ट्राइंगल की AP बनाओ। देखो जैसे फर्स्ट रो में बहुत ध्यान से देखोगे ना, इसमें ये 2 ट्राइंगल्स हैं। सेकंड में काउंट करो 1 2 3 4 5 6, मतलब अगर आप इस सेकंड रो में काउंट करोगे तो 6 ट्राइंगल्स है। ऐसे करते करते अगले में 10 होंगे, तो हम शुरू के 2 3 काउंट करके एंड सो ऑन कर देंगे। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को करते हैं। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, मतलब अगले हमारा जो अगला पार्ट है वो क्या है देखो। अब हमारा अगला पार्ट है इफ ईच शेडेड स्क्वायर, हर शेडेड स्क्वायर की जो साइड है वो 2 है। तो बताओ हमें ऐसे 15 रोज में कितने डिज़ाइन होंगे, उन सबका एरिया निकालना है, शेडेड एरिया निकालना है 15 रोज तक का। भाई देखो स्क्वायर की साइड होती है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, जो हो गया 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 मत करना। हमारे पास स्क्वायर में AP दे रखी थी, हमने फर्स्ट पार्ट में बनाई थी। अब एक रो में एक स्क्वायर है, अगर एक स्क्वायर की साइड हमारी कितनी है 2 स्क्वायर, तो एक की कितनी होगी 2 इंटू। अगर एक स्क्वायर की साइड 2 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर्स की कितनी होगी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी फिर 5 स्क्वायर्स की कितनी होगी, उसको मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी फिर 7 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो। और हमें ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, 15 रोज तक जाना है। अब क्या करेंगे, इन सब में से देखो 2 का जो स्क्वायर है वो कॉमन आ जाएगा, 1 3 5 करके 15 रोज तक हम लिख देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें तो हम क्या कर देंगे, सम का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास n का मतलब 15 रोज का मतलब टोटल रोज 15 है, तो n की जगह कितना आ जाएगा 15। तो करके हमारे पास ऐसे क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। मतलब जो भी हमारे पास स्क्वायर्स थे उन स्क्वायर्स के शेडेड एरिया का जो मतलब शेडेड पार्ट के जो एरियाज थे, शेडेड एरियाज थे 15 रोज तक, वो पता लग जाएंगे वो कितने थे, उनका टोटल एरिया कितना था, शेडेड पार्ट का, शेडेड स्क्वायर्स का टोटल एरिया कितना था, वो कितना आ गया 900। इसको लिख देंगे 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट लगा देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन था
इस क्वेश्चन के बाद हमें हमारा अगला पार्ट क्या दिया है वो देखो, बहुत सिंपल है। देखो ये जो पार्ट है ना फोर्थ वाला, ये और में ऑप्शन में आ सकता है। अगर और में है तो ऊपर वाले की जगह ये पार्ट कर देना, ये ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन है राइट अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। हमें ट्राइंगल्स निकालने का, टोटल ट्राइंगल्स निकालने हैं। टोटल मतलब सम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला बोला है कितने नंबर्स का, एन नंबर्स का, एन की टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ रोज है एन, तो एन की जगह तो एन ही रहेगा, तो एन नंबर ऑफ रोज का क्या निकालो, सम। मतलब हमें एक तरह से एस एन निकालना है, एन टर्म्स का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला यूज करा, एन की जगह तो एन ही रहेगा, ए और डी हमें पता है क्योंकि हमने सेकंड पार्ट में ट्राइंगल्स की एपी बनाई रखी है। वहां से हम क्या करेंगे, एन की फॉर्म में क्या निकाल देंगे, एस एन निकाल देंगे, जो कितना आ जाएगा 2n²। तो फॉर्मूला बनाने के बाद फिर उसने बोला S10 निकालो, तो बस इसी फॉर्मूले में S10 निकालना, तो इसी में n की जगह आप क्या कर दो, 10 पुट कर दो, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 2 कितना हो गया 200। तो हमारे पास हमने उसी फॉर्मूले को यूज करके 10 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी, केस स्टडी देखो और भी आ सकती है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से करके हमें जाना है। ठीक है, तो ये थे हमारे एपी के कुछ 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके साथ आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नहीं जाना, इनके साथ एनसीईआरटी भी करके जानी है, बट हाँ ये क्वेश्चंस करके आपके कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी इनको अच्छे से करो और ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स।